स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 8 का 11th लेसन फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था फोर्स की डेफिनेशन और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बेसिस पे ही हमने फोर्स की डेफिनेशन निकाली थी। हमने इफेक्ट्स में पढ़ा था कि फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप है, उसका जो साइज है, उसे चेंज कर सकते हैं। स्प्रिंग थी, रबर थी, स्ट्रेच किया था आपने तो उसकी शेप चेंज हो गई थी, उसका साइज चेंज हो गया था। आपके पास कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट था, फोर्स लगा के आपने उसको स्टेशनरी कर दिया था, स्टॉप कर दिया था। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, फोर्स लगा के आपने उसको मूवेबल बना दिया था, वो मूव करने लगा था। कोई ऑब्जेक्ट था, वो मूव कर रहा था, आपने फोर्स लगा करके उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया था, उसे स्पीड अप कर दिया था, उसके मूवमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगा के। आपने पढ़ा था आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था, वो मूव कर रहा था, फोर्स लगा के आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। मीन्स फोर्स से मूवेबल ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसकी स्पीड को स्लो डाउन या स्पीड अप किया जा सकता है, उसकी शेप या साइज को चेंज किया जा सकता है, और मूवेबल है तो स्टेशनरी, और स्टेशनरी है तो उसे मूवेबल बनाया जा सकता है। इसके बेसिस पे आपने फोर्स की डेफिनेशन बनाई थी कि कोई भी पुश या पुल जिससे हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूवेबल या मूवेबल को स्टेशनरी बना दें, या किसी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को चेंज कर सके, वही फोर्स है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, ये फोर्स होते कितने तरह के हैं। तो देखिए, फोर्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट का सिंपल मीनिंग है टच। टच करने से जो फोर्स लगेगा उसको आप क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। ठीक है, मीन्स यहां पर क्या होगा, ये फोर्स जब एक्ट करता है तो जो बॉडी है वो एक दूसरे से या तो डायरेक्टली कनेक्ट होती है या किसी कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट होती है, लेकिन उनके बीच में कांटेक्ट होना चाहिए। मेरे हाथ में ये पेन है, ये यहाँ रखा हुआ है, जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा मैं इसे लिफ्ट नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस पेन को लिफ्ट करना है तो मुझे इसको टच करना पड़ेगा, इसको हाथ लगाना पड़ेगा। बिना हाथ लगाए इस पेन को मैं नहीं उठा सकूंगा। मीन्स यहाँ इस ऑब्जेक्ट और बॉडी के बीच में डायरेक्ट क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ है। जब तक ऑब्जेक्ट और बॉडी के बीच में कांटेक्ट नहीं हुआ, आपका पेन अपनी जगह से नहीं लिफ्ट हुआ, नहीं हिला। मीन्स ये फोर्स कैसा फोर्स हो गया, आपका कांटेक्ट फोर्स हो गया। इसलिए हम कहते हैं द forces which act on a body either directly or through some connector। ऐसे फोर्स है जो किसी बॉडी पर या तो डायरेक्टली एक्ट करते हैं या किसी कनेक्टर के थ्रू एक्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। हम डेली लाइफ में कुछ फोर्स देखते हैं, जैसे बायोलॉजिकल फोर्स होते हैं, मस्कुलर फोर्स जिन्हें आप कह देते हैं। बायोलॉजिकल या मस्कुलर फोर्स में क्या होते हैं, ये जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, जो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं। वो जो फंक्शन अपने करते हैं, वो जो एक्शन करते हैं डेली रूटीन का, उसमें वो जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो मस्कुलर या बायोलॉजिकल फोर्स का सबसे सिंपल एग्जांपल है, जिसमें उनकी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। आप आपके स्कूल का बैग उठाते हैं, कोई हैवी वेट उठाते हैं, बुलॉक्स जो होते हैं, बुल्स जिनको ऑक्स भी कह देते हैं, आप उनके थ्रू क्या करते हैं, फील्ड में प्लॉइंग करते हुए फार्मर को देखते हैं। पहले देखा करते थे, अब तो क्या ट्रैक्टर यूज होते हैं। तो कुछ जो छोटे फील्ड रखते हैं अभी भी, ऐसे कुछ फार्मर्स हैं जो अभी भी बुलॉक्स को यूज करके क्या करते हैं, फील्ड की प्लॉइंग करते हैं, हल चलाते हैं उनमें एनिमल्स को यूज करके। तो ये सब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को एक से दूसरे प्लेस पे रख रहे हैं आप, अपने हाथ से उठा करके आपने क्या किया, किसी टेबल को एक से दूसरे प्लेस पे रखा, आपने किसी चेयर को एक से दूसरे प्लेस पे रखा। ये सब चीजों में क्या है,
आपकी मसल्स इन्वॉल्व है, और आप और एनिमल क्या है, बायो के पार्ट है ना, ह्यूमन बीइंग और एनिमल बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। तो आपकी मसल्स के थ्रू, या ये कहिए कि ह्यूमन और एनिमल्स में मसल्स के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है उसी को हम मस्कुलर फोर्स या बायोलॉजिकल फोर्स कह देते हैं। सिंपल एग्जांपल दे दिए, एनिमल्स या ब्लॉक्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, आप प्लॉइंग कर रहे हैं फील्ड की, आपका स्कूल बैग कैरी कर रहे हैं, हैवी वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस, चाहे वो चेयर है, टेबल है, आप रख रहे हैं, सब में आपका मस्कुलर फोर्स इन्वॉल्व है, बायोलॉजिकल फोर्स इन्वॉल्व है। जब तक मैं टेबल को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्या टेबल अपने से जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, क्या इसका प्लेस चेंज हो जाएगा, नहीं, आपको कांटेक्ट में आना ही होगा। तो मस्कुलर या बायोलॉजिकल फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, जहां क्या होता है, बॉडी क्या है, डायरेक्टली या किसी कनेक्टर के थ्रू आपके ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है। अब दूसरा आता है मैकेनिकल थ्रू। मैकेनिकल वर्ड ही मशीन से आया, मशीन्स के थ्रू जो फोर्स लगता है ना उसको आप मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। लेकिन एक चीज समझने की है कि मशीन्स जो होती हैं उनके पास उनका ऑन फोर्स, अपना खुद का कोई फोर्स नहीं होता है। नो मशीन हैव इट्स ऑन फोर्स, अपना खुद का कोई फोर्स मशीन के पास नहीं है। वो बाहर से किसी थर्ड ऑब्जेक्ट से क्या करती है, एनर्जी लेती है और फिर फोर्स अप्लाई करती है। जैसे पुराने जमाने में स्टीम इंजन चलते थे, कोयले के इंजन भी लोकल लैंग्वेज में हम कह देते थे। हमारे दादाजी ने वो देखे हैं, ग्रैंडफादर जो है उन्होंने वो स्टीम इंजन देखे हैं, जहाँ क्या करते थे, वाटर था, वाटर को कोयले से बर्न करते थे, स्टीम बनती थी और उस स्टीम की एनर्जी से क्या होता था, आपके इंजन चला करते थे। आजकल उनकी जगह आप पेट्रोल इंजन देखते हैं, डीजल इंजन देखते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन देखते हैं। तो वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पेट्रोल एनर्जी देते हैं, उनकी एनर्जी से क्या होता है, मशीन्स मैकेनिकल फोर्स लगाती है किसी चीज पे। आप देखते हैं आपके विंड मिल्स होती हैं, इनके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। तो विंड मिल पे जो विंड्स हैं, जो आपकी मूवेबल एयर है मूव करती हुई, उसको विंड्स कह देते हैं आप। वो जब स्ट्रक करती है और फोर्स लगाती है तो विंड मिल्स जो है वो मूव करती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। हाइड्रोलिक प्लांट बनाए जाते हैं बड़े बड़े डैम्स पर और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। टरबाइन के ऊपर से फ्लोइंग वाटर को डाला जाता है, तो वहाँ फ्लोइंग वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है, फ्लोइंग वाटर की वो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, फोर्स लगाती है और उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि चाहे इलेक्ट्रिक जनरेटर है, चाहे कोई स्टीम इंजन है, आपकी सेल बोट होती है, सेल बोट्स होती हैं जिन पे पतवार लगे हुए थे, कपड़े लगे हुए थे, वो भी विंड्स उनसे आकर के टकराती हैं, उनके फोर्स लगता है उससे और उसी के थ्रू क्या होती है, बोट आपकी मूव करती है। यानी मैकेनिकल फोर्सेस जो होते हैं वो मशीन्स के थ्रू अप्लाई किए जाने वाले फोर्स हैं। और ये जो फोर्सेस है इनमें मशीन्स की ऑन एनर्जी नहीं होती, अपनी खुद की कोई एनर्जी नहीं होती। आपकी पेट्रोल पे चलने वाली कार है, बाइक्स हैं, ये क्या करती हैं, पेट्रोल से एनर्जी लेती है और फिर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, मैकेनिकल फोर्स लगाती है और आपकी कार या बाइक मूव करती है। तो ये मैकेनिकल फोर्सेस के बारे में बात हुई। थर्ड तरह के फोर्स आते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में देखिए हम बात करें, आपके सामने ये टेबल है, मैंने उठा के रखा, ये मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। इस पे ये मैंने रखा पेन को मैंने क्या किया, यहाँ फोर्स लगाया, तो मूव हुआ, फोर्स लगाने से ही मूव हुआ, ठीक है। ये मेरा मस्कुलर फोर्स ही था पेन पे भी जिसने मूव करवाया। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, जब इस पेन को मैं सरफेस पे पुश कर रहा हूं तो एक पोजीशन पे जाकर के क्या होता है, स्लो डाउन होने के बाद स्टॉप हो जाता है। एक पोजीशन पे जाने के बाद ये स्लो डाउन होने के बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ये स्टॉप हो गया, क्यों हो गया ये स्टॉप, एक फोर्स यहां लगता है जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है।
तो वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है उसे आप कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। उस फोर्स को आप कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन का जो फोर्स है ये दो सरफेस के बीच में काम करता है। जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, कांटेक्ट में होना जरूरी है, ठीक है। सरफेस सॉलिड सॉलिड की भी हो सकती है, सॉलिड लिक्विड की भी हो सकती है, सॉलिड गैसेस की भी हो सकती है। लेकिन गैसेस में, एयर में, जैसे मैं इस पेन को डाल रहा हूं, ये कहीं हवा में जब तक है ये कहीं रुकता नहीं है, तो आप यहाँ फ्रिक्शनल के फोर्स को फील नहीं करते। जनरली आप ये दो सॉलिड सरफेस के बीच में फील करते हैं, जहां एक ऑब्जेक्ट को मोशन करवाया जाता है और मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आती है और उसको स्लो डाउन करता है वो दूसरा सरफेस और लास्ट में स्टॉप कर देता है। इस फोर्स को आप क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है। किसी भी बाइक को, साइकिल को, ऑब्जेक्ट को आप एक बार मोशन में ला दें और आप उसे स्टॉप करना चाहते हैं तो बिना फ्रिक्शन फोर्स के ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसे स्टॉप कर सकें। उसे स्टॉप करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स का होना जरूरी है। अगर फ्रिक्शन का फोर्स नहीं होता तो अगर मैं बॉल को फेंकता तो वो लगातार मूव ही करती रहती, कभी भी स्लो डाउन होकर के स्टॉप नहीं होती। कई बार आप देखते हैं कोई शॉर्ट गैप्स में खेले जाते हैं, गैप्स में खेले जाने के बाद क्या होती है, बॉल थोड़ी दूर जाने के बाद खुद ही स्लो डाउन होकर के स्टॉप हो जाती है बिना किसी फील्डर के रोके। फील्डर रोकता तो मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता, लेकिन उसने नहीं रोका फिर भी वो रुक गई तो बॉल स्टॉप हो गई। क्यों हो गई, क्यों रुक गई? क्योंकि अभी भी कोई फोर्स उस पर लग रहा है जो उसके मोशन का अपोज कर रहा है। वही फोर्स आपका फ्रिक्शन फोर्स था जो जनरली दो सरफेस के बीच काम कर रहा था। और किसी मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का ये हमेशा क्या करता है? अपोज करता है। ये फोर्स नहीं होता तो किक मारने के बाद अगर एक बार आपकी बाइक चल देती तो फिर ब्रेक लगाने से भी नहीं रोकती। यानी जो चीज मूव कर रही है वो हमेशा मूव ही करती रहती अगर फोर्स फ्रिक्शन का नहीं होता तो बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है। किसी भी मोशन करती हुई चीज को रोकने के लिए, स्टेशनरी फेज में लाने के लिए इस पे फोर्स का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं आपकी मोटर गाड़ियां, आपकी बाइक्स हैं, कार हैं, बसेस हैं, सबको देखते हैं। इवन आपके स्लीपर्स को आप देखते हैं, इनकी जो सरफेस है वो रफ होती है। वो कैसी होती है? रफ होती है। कभी आपने देखा है कि आप एक रफ सरफेस पे एक सड़क पर चलते चलते आप नहीं गिरते हैं, या मिट्टी में चलते हुए आप नहीं गिरते हैं, लेकिन जब एक टाइल्स के फर्श पे आप चलते हैं या किसी फर्श पे जब वाटर होता है, पानी बिखर जाता है, ऑयल बिखर जाता है और तब आप उस पे से निकलना चाहते हैं, या आपका पैर किसी बनाना है उसके कवर पे चला जाता है, छिलके पे चला जाता है, आप फिसल जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्मूथ सरफेस होती है वहां फ्रिक्शन का फोर्स कम होता है, लेकिन टायर रफ बनाए जाते हैं। आपके शूज हैं, आपकी स्लीपर्स हैं, इनके सोल रफ बनाए जाते हैं नीचे से। क्यों? इससे फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ जाता है और आपकी ग्रिपिंग बढ़ जाती है और आप सरफेस के कांटेक्ट में आके अपने आप को रोक लेते हैं। देखते हैं हम कई बार हमारे शूज या स्लीपर्स जब पुराने हो जाते हैं, घिस जाते हैं, उनकी सरफेस स्मूथ हो जाती है तो हम चलते चलते फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। तो समझिए क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स कम हो जाता है। फ्रिक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है। ये किसी भी मोशन वाली चीज को स्टेशनरी फेज में लाने के लिए बड़ा जरूरी है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है कि अगर ये फ्रिक्शन का फोर्स नहीं होता ना तो आपके शूज कभी पुराने नहीं होते, उनके सोल कभी घिसते नहीं, आपकी गाड़ियों के टायर कभी घिसते नहीं। तो इससे हार्म्स भी होते हैं। आपकी जो मशीनरीज है उनके जो पुर्जे हैं, उनमें जो स्क्रूज हैं, उनमें जो पार्ट्स हैं वो भी कभी घिसते नहीं। लेकिन ये फ्रिक्शन का फोर्स है जिसकी वजह से वो पुराने हो जाते हैं, उन्हें चेंज करना पड़ता है, या शूज या स्लीपर्स को आपको बदलना पड़ता है। ये सब इस फ्रिक्शन के कारण है। लेकिन ऑल्दो इससे हार्म्स के साथ साथ बेनिफिट भी हैं, इसलिए फ्रिक्शन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है। और बता दिया जब दो सरफेस कांटेक्ट में आती है तो किसी मोशन करती हुई
ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स काम करता है और उसके मोशन का अपोज करता है और उसको स्लो डाउन करके स्टॉप करता है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और बायोलॉजिकल फोर्स तीनों आपके क्या हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। अब दूसरे तरह के फोर्सेस आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं? ये इस तरह के फोर्स होते हैं, द फोर्स विच डोंट मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी और एक्ट थ्रू स्पेस विदाउट एनी कनेक्टर। मीन्स फोर्स जो बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में न आने पर भी लगते हैं, एक्ट करते हैं स्पेस के थ्रू, और किसी कनेक्टर के भी ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं आप? उन्हें आप कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैं ये पेन है, इसको ऊपर उछालता हूं, ये वापस नीचे ही आता है। मेरे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, मैं इसे ऊपर उछालता हूं, ये नीचे ही आता है। मेरे पास ये दस्तर है, मैं इसे ऊपर उछालता हूं, ये भी नीचे ही आता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड थ्रो करते हैं, वो डाउनवर्ड ही आता है, जबकि आपको कोई ऐसा फोर्स नजर नहीं आता जो उसको डाउनवर्ड खींच रहा हो। तो फोर्स तो है, तभी तो अपवर्ड फेंका, डाउनवर्ड आया, यानी सेंटर की ओर, इस अर्थ की ओर इस ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है जो उसको अर्थ की तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। उसके ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है पर उसकी तरफ जा रहा है। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसमें अर्थ क्या करती है, किसी भी मास को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक अट्रैक्शन के फोर्स से पुल करती है, खींचती है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और अर्थ की इस प्रॉपर्टी को आप ग्रेविटी कहते हैं। ये ग्रेविटी है जो सोलर सिस्टम में भी काम करती है। सन और प्लेनेट्स जो है, इनमें मास होता है, जो हायर मास के होते हैं, हैवी मासेस के होते हैं, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। आपके पास एक पेपर है, आप उस पेपर को नीचे डालते हैं, आपके पास पेपर है और आप क्या करते हैं, पेपर को नीचे डालते हैं, देखिए क्या स्लो जाएगा, इस पर फोर्स उतना तेज नहीं लगेगा जितना इस पर लगेगा, ये तुरंत जाएगा, पेपर धीरे जाएगा। इट मीन्स मास पर ये डिपेंड करता है, मास जितना ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही ज्यादा एक्ट करेगा। तो अर्थ जो अट्रैक्शन का फोर्स लगाती है, उस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को आप क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसी के कारण किसी ट्री से टूटने वाला जो फ्रूट है वो हमेशा डाउनवर्ड आता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड जब हम उछालते हैं तो वो भी वापस कहाँ आता है, डाउनवर्ड आता है, ठीक है। और सोलर सिस्टम में सन और प्लैनेट्स के बीच में यही ग्रेविटेशनल का फोर्स काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, हर प्लैनेट एक डेफिनेट ऑर्बिट में ही सन के चारों तरफ साइकिलिंग करता है, उसके आगे पीछे नहीं जा पाता है, उससे आगे भी नहीं आता, पीछे भी नहीं आता, डेफिनेट पाथ करता है। अब नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फोर्स। नाम से क्लियर है, मैग्नेट जो फोर्स लगाती है उसे मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। आप क्या कहते हैं सर, मैग्नेट वो आर्टिकल है जो आयरन मेड ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसा कोई भी सबस्टांस जो आयरन मेड आर्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आयरन मेड ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे मैग्नेट कहते हैं। जैसे देखिए मेरे पास ये एक मैग्नेट है, स्पीकर से निकाला हुआ, ठीक है, ये स्पीकर से निकाला हुआ मेरे पास क्या है, एक मैग्नेट है, ठीक है। अब ये मैग्नेट आप देख रहे हैं, हम इस मैग्नेट को इसके पास लाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास लोहे की टेबल है तो मैं जैसे इसको पास लाऊंगा ना, आप करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये मैग्नेट क्या कर रहा है, या ये कहिए कि आयरन आर्टिकल क्या कर रहा है, एक अट्रैक्शन के फोर्स को फील कर रहा है, ये इसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए दूसरे तरह से देखें आप देखिए मेरे पास ये बुरादा है, पाउडर है, ठीक है,
मैग्नेटिक पाउडर है, मैं मैग्नेट को लेके आया, मैं इसे खुद टच नहीं करूंगा, मैं केवल इसके पास इसको लाऊंगा। देखिए देखिए एक हाइट से इसने क्या किया, मैग्नेट ने इस आयरन पाउडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। आप दोबारा देखिए, ये आयरन पाउडर है यहां, मैं मैग्नेट लाया हूं, देखिए एक हाइट पर आकर के क्या हुआ, अपने आप ये आयरन पाउडर आकर के इस मैग्नेट से चिपक गया। मीन्स यहां मैग्नेट और इस आयरन का सीधे एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है, पर्टिकुलर डिस्टेंस में भी क्या होता है, मैग्नेट का आयरन आर्टिकल अट्रैक्शन फोर्स फील कर लेता है। तो मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पर या आयरन आर्टिकल्स पर जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसी को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। हम 7th में पढ़ते हैं, मैग्नेट के सेम पोल के बीच अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है और डिफरेंट पोल के बीच में रिपल्शन का फोर्स काम में करता है, और मैग्नेट और आयरन हमेशा अट्रैक्शन के फोर्स से काम करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फोर्स भी आपका एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। लास्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने अभी कभी देखा है कि आपके पास एक कॉम होता है, स्वेटर्स जो आप पहनते हैं, आप उस कॉम को क्या करते हैं, जब उस पर रब करते हैं तो चट 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 की आवाजें आती हैं। ठीक है, आप दूसरा काम भी करके देख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। आपका जो स्केल है जो आप काम में लेते हैं ना ज्योमेट्री बॉक्स में मैथ के, वो स्केल लीजिए या आप क्या कीजिए, एक कॉम लीजिए, उसको क्या कीजिए, अपने बालों में रब कीजिए। रब करने के बाद क्या कीजिए, उसके पास पेपर के छोटे छोटे टुकड़े लेके आइए। वो क्या करेगा, स्केल पेपर के उन छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो वास्तव में रब करने से क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है, और चार्ज जहां आ गया वहां इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो चार्ज वाले इस फोर्स का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हमारे सिलेबस में 8th में ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है कि जब कॉम या स्केल को रब करके किसी पेपर पीसेस के पास लाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। ऐसा किस फोर्स के कारण होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है। वास्तव में ये फोर्स दो चार्ज के बीच में काम करता है। जैसे बेटा मैग्नेट के सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही सेम चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव को और नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। लेकिन डिफरेंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स फील किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, एनी ऑब्जेक्ट फील्स एनी फोर्स in an electric field is known as electrostatic force, which may be force of attraction or may be force of repulsion, किसी भी तरह का हो सकता है। तो ये हुए हमारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिसमें फोर्स क्या था, which act on a body either directly or through some connector, एग्जाम्पल थे बायोलॉजिकल या मस्कुलर फोर्स, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स ने अप्लाई किया, मैकेनिकल फोर्स थ्रू मशीन लगा, और फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस के थ्रू किसी भी मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और उसको स्लो डाउन करके स्टॉप कर रहा है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो क्या करता है, मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी और एक्ट थ्रू स्पेस विदाउट एनी कनेक्टर। इस फोर्स में कॉन्टैक्ट नहीं होता डायरेक्ट बॉडी का, ना ही कनेक्टर के थ्रू, ये सिर्फ स्पेस में एक्ट करता है। जैसे अपवार्ड किसी ऑब्जेक्ट को उछालने पे, नीचे आने पे उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेट का मैग्नेट पर या मैग्नेट का आयरन में जो आर्टिकल्स है मैग्नेटिक आर्टिकल्स, उन पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए ऑब्जेक्ट या चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। तो आज मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट विद देयर डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स। और इसमें भी हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस को तो पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ग्रेविटेशनल को भी आप इसे बुक से पढ़ें और एक बार फिर से रिवाइज करें। नेक्स्ट पार्ट 3 में आपके लिए लेके आऊँगा और उसमें हम फोर्स को फाइनलाइज करेंगे। हम पढ़ेंगे फोर्स की यूनिट क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और फोर्स का एडिशन किस तरह से होता है,
जब एक से ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी पर लगते हैं तो रिजल्टेड फोर्स क्या होगा, वो उनका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, वो सब बात की बातें हैं जो डिपेंड करेगी फोर्स की डायरेक्शन पे। तो नेक्स्ट पार्ट 3 में वो लेके आऊँगा। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।